Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. सर्वाधिक बेटे जिन दो प्रांतों ने दिए हैं, हमारा सौभाग्य ये है कि हम उनके बॉर्डर पर रह रहे हैं। उधर हरियाणा है और इधर हमारा राजस्थान है। तो मैं मानता हूँ कि अलवर वीरों की राजधानी है। मैं इस राजधानी को अपने प्रणाम निवेदित करता हूँ। संयोग या दुर्भाग्य ये नहीं है कि पाकिस्तान हम पर हमला बोलता है। दुर्भाग्य इस मुल्क का ये है, हम बाहर से निमट जाते हैं लेकिन अंदर के गद्दारों से अभी तक हम मुकाबला नहीं कर पाए। मैं बड़ी गंभीर बात कह रहा हूं आपसे कि यदि मुल्क की सेनाएं पड़ोस में जीत करके आ जाती हैं, उसके बावजूद यदि हमारे के कुछ बदतमीज नेता उसके प्रमाण मांगते हैं, तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान से पहले हमें इनके शीश उतारने की जरूरत है। सबसे बाद पूरी दुनिया मान रही है कि हिंदुस्तान की सेना ने यह काम किया है, लेकिन कुछ लोगों के डीएनए के प्रमाण पत्र हमने आज तक नहीं मांगे। वो आज हमसे सेनाओं के प्रमाण पत्र मांग रहे हैं। मैं केवल इतना बार कहना चाहता हूं, सांप जब तक आस्तीनों के न मारे जाएंगे। मैं इस हॉल का टेम्परेचर थोड़ी देर के लिए बढ़ा रहा हूं, 5-7 मिनट, उसके बाद हरिओम भाई साहब पढ़ेंगे यहाँ पर। बस इस लाइन पर मुझे बता दीजिएगा कि मेरा तेवर क्या है और मुल्क इस समय चाह क्या रहा है। जिन लोगों ने कहा है कि हमें प्रमाण दीजिए कि सेना ने, उन्होंने सर्जिकल समय भी कहा था और आज फिर वो कह रहे हैं, सांप जब तक आस्तीनों के न मारे जाएंगे। आपके दिलों की आवाज हो तो उसे हथेली में चिंगारी में बदल दीजिएगा। सांप जब तक आस्तीनों के न मारे जाएंगे, हौसला कितना भी हो, हम जंग हारे जाएंगे और दुश्मनों के संग तो हम फिर करेंगे फैसले। पहले घर के जाहिलों के सर उतारे जाएंगे, पहले घर के जाहिलों के सर उतारे जाएंगे, पहले घर के जाहिलों के सर उतारे जाएंगे। लोग कह रहे हैं कि क्या हुआ, क्या फायदा हुआ इससे, मारे तो है नहीं, इतने तो उन्होंने पेड़ गिराए, बम नहीं गिरे। माफ करें साहब, एलओसी के 2 मीटर भी आप अंदर घुस जाते, युद्ध की घोषणा हो जाती है। यदि 21-12 मिराज विमान हमने 80 किलोमीटर घुसाए हैं, तो ये विश्व के लिए अद्भुत घटना है। अब तक पूरे विश्व में ऐसा हुआ नहीं है कहीं। उसे हम कह रहे हैं कि कुछ हुआ नहीं है। 2 लाइन और सुन लीजिएगा, आप मुझे कहीं जहन में, फिर मैं अपनी काव्य पाठ शुरू कर रहा हूं। शायद मेरे अग्रज की पंक्तियां, मेरे हरिओम भाई साहब इस पर दाद दें, आपका मन लगे। जो लोग ऋषिराज यहाँ बैठे हैं, राजनीति के मनोहर जी हमारे अनेक लोग बैठे हैं। जले सिंह, जब भी आपसे कोई पूछे सतीश जी से कि क्या हुआ, फायदा क्या हुआ इससे, 2 लाइन उसके चेहरे पर तमाचे की तरह जड़ना विनीत चौहान बोलना चाहता है। आतंकवाद के अंधड़ को आगे बढ़ ललकारा तो है। आपको लगे कि आपका उत्तर है, जो राजनीति का जहां मौन होती है वहां कविता शुरू होती है। आतंकवाद के अंधड़ को आगे बढ़ ललकारा तो है, धीमा ही सही तमाचा पर उसके मुंह पर मारा तो है। धीमा ही सही तमाचा पर उसके मुंह पर मारा तो है, धीमा ही सही तमाचा पर उसके मुंह पर मारा तो है। हमारी केशधारी पगड़ी यहां बैठी, मैं एक भी पगड़ी को देख लूं तो उसे गुरुद्वारा मान करके सिर झुका लेता हूं। दुर्भाग्य है, इस मुल्क का हमने से चुटकुलों की कौम बना के छोड़ दिया। हरिओम भाई साहब एक प्रमाण देते रहे, उसे मैं कई बार मंचों से दोहराता रहा हूं। हिंदुस्तान में जिस पगड़ी ने सर्वाधिक बलिदान दिए हैं, वो हिंदुस्तान की गुरु गोविंद सिंह की परंपरा से आती है। इस बात को अच्छी तरह समझ लीजिए। वो आंकड़ा बताते हैं कि 123 ऑथेंटिक फांसी हुई आजादी के संग्राम में। आपकी तालियां इस आंकड़े को पूजनीय बना सकती हैं। 93 बेटे सिख मां की कोख ने दिए, वो बलिदानी कौम नहीं। आज से 25 साल पहले कभी हरिओम, मैं इसलिए पढ़ रहा हूं ये सब बातें कि आपको ये पता लग जाए मेरे बाद जो कभी आने वाला वो हिंदुस्तान का जलता हुआ तेवर है। हरिओम जी ने कभी लिखा था, हम कर्जा खाए बैठे हैं गुरु गोविंद की कुर्बानी का। जरा संगत हो जाइएगा, मैं जिस कवि की अगवानी में यहां खड़ा हूं। हरिओम जी लिखते हैं, हम कर्जा खाए बैठे हैं गुरु गोविंद की कुर्बानी का, हम क्या एहसान चुकाएंगे इनकी आंखों के पानी का। हम इनकी गणना करते हैं आजादी के आधारों में। दिल में हिंदुस्तान धड़कता हो तो गुरुओं की परंपरा के लिए आपकी तालियां इस बार हॉल में गूंजे। हम इनकी गणना करते हैं आजादी के आधारों में, जिनके आगे जिनके 2-2 बेटे चिन गए दीवारों में। इतिहास में उदाहरण नहीं है किसी मां के 4 बेटे हों और इस तरह से बलिदान हुए जैसे गुरु गोविंद सिंह के 4 बेटे। 2 बेटे सरहिंद की दीवार में जिंदा चिनवा दिए गए, 2 बेटे चमकौर के युद्ध में बलिदान हो गए। मैंने अभी रायगढ़ के गुरुद्वारे में कविताएं पढ़ी तो वहां जितने सिख थे उन्होंने कहा कि हमें लगता है कि मोना सिख कविता पढ़ रहा है हमारे सामने। जितनी बातें हम नहीं जानते उतनी ये बोल रहा है। 2 बेटे जब सरहिंद की दीवार में जिंदा चिनवाए जा रहे थे तो फतेह सिंह की, जोरावर सिंह को जब चिना जा रहा था, उनके गर्दन तक ईंट आ गई तो बड़े भाई की आंखों में आंसू आ गए। छोटे ने कहा बड़े भैया मृत्यु का भय लगा तो रोने लग गए। किस कायर
कौम में जन्म लेना का कलंक लगाना चाहते हो। बड़े भैया ने कहा नहीं छोटे, डरा नहीं। कहला फिर रो क्यों रहे हो? उसने जो उत्तर दिया मेरे रोंगटे खड़े हैं। उसने कहा छोटे, रोता केवल इसलिए हूं कि इस दुनिया में पहले आया मैं था और जा तू रहा है। क्या कलेजा रहा होगा उसका। बचपन में 1 घंटे के ध्वज प्रणाम के समय हमने एक गीत गाया था, फतेह सिंह शोर से बोला, जोरावर जोर से बोला, रक्त का उबाल दीजिए इन बलिदानी पीढ़ी के बलिदानों के कारण हिंदुस्तान खड़ा है। वरा फतेह सिंह शोर से बोला, जोरावर जोर से बोला, रखो ईंटें, भरो गारे, चुनो दीवार हत्यारे, निकलती सांस बोलेगी यही दीवार बोलेगी, हमारे देश की जय हो, हमारे धर्म की जय हो। यह हिंदुस्तान का तेवर बोलता है। चारों बेटे बलिदान हो गए, 2 शरीर चमकौर के युद्ध में चले गए। 1 घंटा भी युद्ध नहीं हुआ था कि दूसरा बेटा वापस लौट आया। कहने लगे पिताश्री प्यास लगी है, पानी पिला दो। चमकौर की गढ़ी में युद्ध था, बड़ी कच्ची सी गढ़ी, कभी जाना पंजाब देखा तो सबसे बड़ा तीर्थ कर लोगे आप। गुरु गोविंद सिंह की आंखों में लाल डोरे उभरे और क्रोध से तमतमाते हुए बोले शर्म नहीं आती रण क्षेत्र में खड़े हो। ये तेवर रहा होगा हमारे उन बेटों का जो अब सरहदों पर लड़ रहे हैं और हम उनसे प्रमाण मांग रहे हैं। तो विनीत चौहान उत्तर में बोलना चाहता है अपनी विरासत की भाषा को। कहने लगे मुझे प्यास लगी है, पानी पिला दो। गुरु गोविंद सिंह ने रक्तिम धारे बहाते हुए आंखों से लाल डोरे से चिल्लाकर कहा शर्म नहीं आती रण क्षेत्र में खड़े हो, शत्रु के लहू से प्यास क्यों नहीं बुझा लेते। चारों बेटे बलिदान हो गए। गुरु मां तक सूचना पहुंची तो रोने लग गई। कहने लगी मैं जीना नहीं चाहती, मैं मरना चाहती हूं। गुरु गोविंद सिंह का 7 शीश देने का वादा किया है तेग बहादुर ने, अभी शीशों का चढ़ना बाकी है, तुम कैसी बकायरों जैसी बात करती हो। उसने कहा मेरे जीने का मकसद खत्म हो गया है, मेरी कोख खाली हो गई, मैं जीऊं तो जीऊं किसके लिए। गुरु गोविंद सिंह ने एक ही बात कही, सर सप्तेश भाई यहाँ बैठे हैं हमारे स्टार यूनिवर्सिटी के, मेरा हक होता, मेरा मन होता तो मैं हिंदुस्तान के एयरपोर्ट पर इस वाक्य को लिखा देता। मत बजाना विनीत चौहान की कविता पर तालियां, हो सके तो उन चारों बेटों के बलिदान के लिए आपकी तालियां उठें। गुरु गोविंद सिंह ने कहा रोने का वक्त नहीं है, बलिदान का वक्त था, आंसू बहाने का वक्त नहीं है। कहला चारों बेटों मर तो गए। गुरु गोविंद सिंह ने उत्तर दिया मन करे तो आकाश भर तालियां उठें। गुरु गोविंद सिंह बोलते हैं देश धर्म के वास्ते वार दिए सुत 4। मुझे नहीं पता कितने लोग इस पर कितनी ताली बजाएंगे। देश धर्म के वास्ते वार दिए सुत 4। 4 मरे तो क्या हुआ, ये जीवित कई हजार। 4 मरे तो क्या हुआ, ये जीवित कई हजार। 4 मरे तो क्या हुआ, ये जीवित कई। हमारे बेटे सरहदों पर चढ़ गए, लेकिन मुफ्ती मोहम्मद साहिबा कहती हैं कि ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा। ये क्या जाने कुर्बानी की कैसी भाषा होती है, ये क्या जाने कुर्बानी की कैसी भाषा होती है, ये क्या जाने बलिदानों की कैसी भाषा होती है। और अगली लाइन समझना, आतंकवाद के जड़ का पहला दोष गिना रहा हूं मैं आपको। ये अजहर मसूद ऐसे नहीं छोड़ा गया, ये परंपरा से 25 साल पहले पूरी हो चुकी थी। नए बच्चे शायद न जानते हो, लेकिन अग्रज लोग जानते हो। तो मैं इतिहास बता रहा हूं मुफ्ती मोहम्मद साहिबा का। अगली लाइन इशारे में बोल रहा हूं तो अगली लाइन पर आपका इशारे भरी तालियां उठें। ये क्या जाने कुर्बानी की कैसी भाषा होती है, ये क्या जाने बलिदानों की कैसी भाषा होती है। जो अपनी बेटी के बदले में हत्यारे छोड़ चुके, वो पहले ही भारत मां से अपने रिश्ते तोड़ चुके, वो पहले ही भारत मां से अपने रिश्ते तोड़ चुके, वो पहले ही भारत मां से अपने रिश्ते तोड़ चुके। मैं तो मोदी जी से केवल 4 लाइन कहना चाहता हूं, पूरी कविता की जरूरत नहीं है। काश्मीर में खून गिरा जो, ना भूलो ना माफ करो। बीएसएफ ने इस बारे नारा दिया है और मैं फिर कह रहा हूं, बुलेट प्रूफ गाड़ियों में से केवल एक गाड़ी बुलेट प्रूफ नहीं थी। यह बात कैसे पता लगा? मेरा मानना है बाहर का कोई आतंकवादी जब तक यहां पैर नहीं रख सकता, जब तक हमारा कोई गद्दार उनके साथ शामिल न हो गया। काश्मीर, आपकी कमजोर तालियों के बीच मुझे अगली लाइन कहनी है, आप मुझे इशारा कीजिएगा। काश्मीर में खून गिरा जो, ना भूलो ना माफ करो। मुझे अगली लाइन कल के अखबारों को भेज चुका हूं, काश शायद हेडलाइन बने ये। काश्मीर में खून गिरा जो, ना भूलो ना माफ करो। गद्दारों के शीश काट दो, सारा कचरा साफ करो। गद्दारों के शीश काट दो, सारा कचरा साफ करो। गद्दारों के शीश काट दो, सारा कचरा साफ करो। और अगली लाइन में अपने राजनीतिक दुशाले उतार देना। इस लाइन पे मुझे पता लग जाएगा भाजपा वाले कहां बैठे और कांग्रेस वाले कहां बैठे। इस मिट्टी से प्यार करते हो तो मैं जिसे याद कर रहा हूं उस पर भी आपकी तालियां उठें। गद्दारों के शीश काट दो, गद्दारों के शीश काट दो, सारा कचरा साफ करो। और इंदिरा गांधी जैसी हिम्मत मोदी जी तुम भी दिखला दो। पाकिस्तान के टुकड़े करके पहले पूरा हाफ करो, पाकिस्तान के टुकड़े करके।
बल्कि पूरा हाफ करो पाकिस्तान के टुकड़े करके। यदि मैंने देश के सबसे बड़े कवि को यहां आने तक के लिए मजबूर कर दिया है तो मेरी पद्मश्री आज पूरी हो जाती है। हरिओम पवार किसी के लिए खड़ा हो जाए ये उसके लिए अद्भुत क्षण होते हैं। आज वो मेरे बड़े भाई यदि आशीष देने के लिए यहां तक चले आए हैं, मुझे लगता है मेरी मंजिलों का कोई तो मुकाम आज आ चुका है। मैं वहीं से शुरू कर रहा हूं, एक छोटी सी रचना कह के मैं भाई साहब को आवाज दे रहा हूं। लो दुश्मन ने औकात दिखा दी फिर कश्मीरी घाटी में। मैं कविता शुरू कर चुका हूं कि दुश्मन ने औकात दिखा दी फिर कश्मीरी घाटी में। 40 बेटों ने दम तोड़ा पुलवामा की माटी में, फिर हमने भी जिद पूरी कर दी। अब इस लाइन को आप समझ जाए तो मुझे बना देना मैं कहां बोल रहा हूं। फिर हमने भी जिद पूरी कर दी पागल क्रूर पड़ोसी की, जो उछल रहा था आड़ लिए उस चीनी बिल्ली मौसी की। वो उछल रहा था आड़ लिए जो चीनी बिल्ली, मुझे ज्यादा ताली की उम्मीद थी, जो उछल रहा था आड़ लिए उस चीनी बिल्ली मौसी की। 12 दिन में 12 मिराज, अब मुझे तालियां भी मिराज जैसी चाहिए इस बार। 12 दिन में 12 मिराज, जाकर सब कर्ज मिटा आए। जो खून गिरा पुलवामा में उसका सब कर चुका है। जो खून गिरा पुलवामा में उसका सब कर चुका है। जो खून गिरा पुलवामा में उसका सब कर चुका है। क्यों नींद पाक की उड़ी हुई भारत के चंद फैसलों से। थैंक यू। केवल थोड़े से फैसले लिए, मैं बहुत सलाम करता हूं हमारे बच्चों को, शुक्रिया। क्यों नींद पाक की उड़ी हुई भारत के चंद फैसलों से। अगली लाइन वहीं पहुंचे जहां मैं पहुंचाना चाहता हूं। हो गई क्यों नींद पाक की उड़ी हुई भारत के चंद फैसलों से। हो गई कराची तक हलचल भारत के तुंग हौसलों से। हो गई कराची तक हलचल सेना के तुंग हौसलों से। हो गई कराची तक हलचल भारत के तुंग हौसलों से। तुम सुनो ध्यान से पदचापें जो अब घाटी से आती हैं। पता नहीं कितने लोग समझे मैं बोलता रहा हूं। तुम सुनो ध्यान से पदचापें जो अब घाटी से आती हैं। हमने कुछ आंख तरेरी है पिंडी थर थर थर्राती है। हमने कुछ आंख तरेरी है पिंडी थर थर थर्राती है। और जो सच सुनना चाहते हो एक लाइन को दांत भींच के सुन लेना, मैं बोलने की हिम्मत कर रहा हूं। मुझे मालूम है यहाँ कौन कौन लोग बैठे हैं, लेकिन सच की अदालत में यदि बयान देने का नाम हरिओम पवार है तो दूसरा नाम इस हिंदुस्तान में विनीत चौहान भी होता है। भारत के वो दिन दूर हुए, मैंने कहा राजनीतिक दुशाले उतारना, मिट्टी के बेटे होकर सुनना तो कविता अच्छी लगेगी आपको, वरना पार्टी में उलझ के रह जाओगे। भारत के, मुझे नाम नहीं लेना है, आपको समझ के बताना है। भारत के वो दिन दूर हुए जब हाथ जोड़ खिगियाते थे। सिंहों के वंशज होकर हम बकरी जैसे मिमियाते थे। सिंहों के वंशज होकर हम बकरी जैसे मिमियाते थे। शुक्र है आप समझे हैं। सिंहों के वंशज होकर हम बकरी जैसे मिमियाते थे। अब हम भी आंख मिलाएंगे दुनिया भर के दादाओं से। अब दो दो हाथ करेंगे हम इन दाऊद के आकाओं से। भारत माँ अपने माथे की ये पीर नहीं सह पाएगी। अब गद्दारों की फसल यहाँ जड़ से ही काटी जाएगी। गद्दारों की फसल यहाँ जड़ से ही काटी जाएगी। अब गद्दारों की फसल यहाँ जड़ से ही काटी जाएगी। अब कान खोलकर सुन ले जग, ये नया भारत बोल रहा है। अब कान खोलकर सुन ले जग, माफी का काम नहीं होगा। जो आंख उठेगी भारत पर उसका ही नाम नहीं होगा। जो आंख उठेगी भारत पर उसका ही नाम नहीं होगा। चल भाई मेरे साथी लेक्चरर यहाँ बैठे हुए हैं, मैं जब जब उनसे सुनता हूं तो पाकिस्तान के पूर्वजों की घटनाएं बताते हैं कि ऐसे ऐसे हम लोग कभी वहां से आए थे। सर आए थे, मुझसे की घटनाएं अलग हैं, लेकिन जब उसकी दुम आज भी सीधी नहीं होती तो मुझे लगता है इतने युद्ध हारने के बाद भी इतना बेवकूफ देश कैसे हो सकता है। लगता है नादान पड़ोसी दोहराएगा पापों को। बस 2 मिनट मुझे और पढ़ना है, फिर हरिओम जी को आवाज देता हूं। लगता है नादान पड़ोसी दोहराएगा पापों को। एक सबक सिखलाया था पहले भी उसके बापों को। इंच इंच कश्मीर भला भारत से लड़कर ले लोगे। मैं दावा करता हूं इस बार आप तालियां रोक के बताना। इंच इंच कश्मीर भला भारत से लड़कर ले लोगे। इस कश्मीर के चक्कर में लाहौर कराची दे दोगे। इस कश्मीर के चक्कर में, इस कश्मीर के चक्कर में लाहौर कराची दे दोगे। इस कश्मीर के चक्कर में लाहौर कराची दे दोगे। इस कश्मीर के चक्कर में लाहौर कराची दे दोगे। तुम पहले जाकर पूछो तो अपने दादा नानाओं से, वो भीख जान की मांग गए हिंदुस्तानी सेनाओं से। वो भीख जान की मांग गए हिंदुस्तानी सेनाओं से। तब 1 लाख सेना ने खुद चरणों में आयुध डाल दिए। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड केवल हिंदुस्तान की सेना के नाम गिनीज बुक में दर्ज है। पड़ोसी मुल्क के पास 93,000 सैनिक थे, विद वेपन थे, और भारत के एक जनरल अरोड़ा के पैरों की जूतियां चाटने लग जाएं
ऐसी कायर फौज केवल पाकिस्तान के पास में, और वो कहता है मुझे इंच इंच कश्मीर चाहिए। तब 1 लाख सेना ने खुद चरणों में आयुध डाल दिए। ये अलग बात, तब से हमने सीमा पर विषधर पाल लिए। कश्मीर देश का मस्तक है, तिरछी इसकी पेशानी है। अब केवल समझदार लोग ताली बजाएं, बाकी पड़ोसी से पूछना मैंने क्यों कहा है ये बात। कश्मीर देश का, उनसे कह रहा हूं मैं, कश्मीर देश का मस्तक है, तिरछी इसकी पेशानी है। ये रणचंडी मां दुर्गा है, मत समझ हिना रब्बानी है। रणचंडी मां दुर्गा है, मत समझ हिना रब्बानी है। ये सोच खून का रिश्ता है, ये हमारी उदारता है। ये वो कह रहा ना, हमने उदारता बरती अभिनंदन को भेज के। ये उदारता हम 93,000 सैनिकों को सशस्त्र वापस लौटा के दिखा चुके हैं। तुम उसका एक हिस्सा भी नहीं हो। हमने 93,000 वापस किए थे। तब ये कश्मीर 93,000 सैनिक जिस मुल्क ने लौटाए हो, उस पर यह आरोप लग रहा हो, तब कश्मीर की बात करो मत कर, वरना जिस दिन हम चाहेंगे ये गर्व गुमान नहीं होगा। चाचा जी, एक सूचना आपसे बांट लेता हूं। मेरे उन दिनों के दोस्त हैं ये, जिन दिनों LIT की नींव रखी जा रही थी, तब इन्होंने पहले बार मुझे बुला के ना केमिस्ट्री लैब देखो, तो मैंने कहा सर इसमें एग्जॉस्ट फैन नहीं है। तब ये इन्होंने कई बार से दौरे मैंने किए। इन दिनों एक उपलब्धि मेरे पिछले 2 सालों में जुड़ी है। भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय में इस समय मैं हिंदी सलाहकार के छोटे से पद पर डेप्यूट हूँ। तो हमारे जो मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा विनीत यहाँ कविताएं सुनाते हो, कभी वहाँ गए हो लद्दाख में, लेह में, जब -34 डिग्री में हमारे बेटे बंदूक थामे खड़े? मैंने कहा सर मैं वहाँ कभी नहीं गया। कहले जाओ एक बार। 2 महीने पहले उन्होंने मुझे वहाँ भेजा। सर मैं सच कह रहा हूँ, सरस्वती के मंच पर हूँ, एक शब्द भी झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैंने कहा मैं जब कविता पढ़ने बैठूं तो एक पानी की बोतल रखे रखना, मैं पानी पीऊंगा। मैं शपथ पूर्वक कह रहा हूं, मैं जैसे ही वापस लौटा खेम भाई, उस समय पानी की बोतल में पानी नहीं था, बर्फ जम चुकी थी। इतने ठंड के अंदर वो कविताएं सुन रहे थे। ऐसे ऑडिटोरियम में वो बैठे हुए थे खुले में, संगी ने पकड़ी थी, उस पर बर्फ जमी हुई थी। मैंने जैसी ये 2 लाइन पढ़ी हैं, उन्होंने इतने गुस्से से ताकत से बंदूक भींची कि बर्फ पिघल करके पानी में तब्दील हो चुकी थी। मैं जानता हूं अपने शहर के एक चेहरे को पहचानता हूं। मैं अच्छी तरह जानता हूं यहाँ जितने भी चेहरे बैठे हैं वो दोनों पार्टी के लोग यहाँ बैठे हैं, और हर किसी को भ्रम है कि हमारा नेता आपके काम कर देगा, हमारे नेता ने तो ये कर दिया था, उसने ढाका तोड़ दिया था, हमारे मोदी ने ये कर दिया। माफ करें साहब, एक गलतफहमी दिमाग से निकाल दीजिए। यही निष्पक्षता का प्रमाण पत्र है विनीत चौहान जो बोल रहा है। यदि आपको एक गलतफहमी है कि आप चाय की चुस्कियों के साथ कश्मीर समस्या का निदान कर लेंगे तो भूल जाइएगा। मैं तालियों के बीच इस बात को दिल्ली पहुंचाना चाहता हूं। कश्मीर समस्या का समाधान जिस दिन भी होगा, सेना के जूते की नोक के बलबूते पे होगा, उसके अलावा कोई साधन नहीं है। वरना जिस दिन हम चाहेंगे, बस ये लाइन मुझे हिम्मत देना, मैं हरिओम पवार जी के लिए ताली आगमन के उठ जाए, मेरे विपरीत जाने को जाए। वरना जिस दिन हम चाहेंगे, मैं सोया नहीं हूं, अभी 16 दिन से लगातार, भाई जानते मैं अभी सीधा कोटा से आ रहा हूं, और अभी रात की फ्लाइट से मुझे पटना उड़ जाना है। मुझे इतनी हिम्मत देना कि मैं जब विमान में बैठूं तो आपकी तालियां मेरा पीछा करें। वरना जिस दिन हम चाहेंगे, अंतिम लाइन कह रहा हूं, मुझे विदा कीजिएगा, वरना जिस दिन हम चाहेंगे ये गर्व गुमान नहीं होगा। सेना ने जिस दिन ठान लिया ये पाकिस्तान नहीं होगा। सेना ने जिस दिन ये बात मेरा मानना है कि आप विनीत भाई के लिए अलवा की तरफ से सब लोग खड़े होकर जोरदार तालियां। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.